हेलो फ्रेंड्स, आई एम राज एंड यू कैन सी द आवर चैनल विज्ञान सिंप्लीफाइड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम आपके लाए हैं परमाणु की संरचना का लेक्चर नंबर 2, जो कि हमारे नीट, एम्स एंड साथ में क्लास 11th और 12th में, तो 12th के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। एंड हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियोज और मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे परमाणु की संरचना का लेक्चर नंबर 2। तो जैसे कि हमने देखा था लेक्चर नंबर 1 में कि हमारे जो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वो क्या था। उसके बाद हमने देखा कि जो आधुनिक परमाणु सिद्धांत है उसके बारे में हमने लेक्चर नंबर 1 में देख लिया था। तो आज हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर कैथोड किरण के बारे में और एनोड किरण के बारे में। ठीक है ना, एनोड किरणें क्या होती हैं, कैथोड किरणें क्या होती हैं, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको जो ये ब्लू वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यानी कि ये हमारा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे को हम क्या कहते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। ठीक है ना, जिसके अंदर कोई भी चार्ज उपस्थित ना हो, कोई भी आवेश उपस्थित ना हो, उसे हम डिस्चार्ज ट्यूब कहेंगे। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, ये हमारा डिस्चार्ज ट्यूब होता है। और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर काफी कम मात्रा में, ठीक है ना, काफी कम दाब के अंदर, ठीक है ना, लगभग 10⁻³ mmHg दाब के ऊपर इसके अंदर एक गैस भरी जाती है और इसमें से सारी वायु को निकाल दिया जाता है, यानी कि इसके अंदर निर्वात करके रखा जाता है और काफी कम दाब के अंदर एक गैस भर दी जाती है। ठीक है ना, अब इसके अंदर दो प्लेटें लगी होती हैं, एक तो हमारी कैथोड होती है और एक होती है हमारे पास एनोड। अब कैथोड कौन सी प्लेट है, एनोड कौन सी प्लेट है, तो इसी का तो हमें पता लगाना है, इसी का तो हमें पता लगाना है। तो कैथोड किरणों के द्वारा जहाँ से कैथोड किरणें निकलेंगी वहाँ पे कैथोड प्लेट होंगी, और जहाँ से एनोड किरणें निकलती है वहाँ पे एनोड प्लेट होंगी। सिंपल सी बात है, इसी का तो हमें पता लगाना है। तो यहाँ पे हम पता लगाएंगे। तो यहाँ पे बताया गया ऊपर कि कैथोड इधर की साइड है, एनोड इधर की साइड है। पॉजिटिव चार्ज एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है ना, और इसके अंदर काफी कम दाब के अंदर एक गैस भरी जाती है, हवा भरी जाती है, और ये हमारा डिस्चार्ज ट्यूब है जिसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता, और यहाँ पे वैक्यूम करके रखा गया है, यानी कि निर्वात करके इस डिस्चार्ज ट्यूब को निर्वात करके रखा गया है। और यहाँ पे नीचे की साइड इसको किससे जो कनेक्ट कर दिया गया, वोल्टामीटर से कनेक्ट कर दिया गया है, जिसमें हमें चार्ज मिलते हैं। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है हाई वोल्टेज जनरेटर से, यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बैटरी से इसे कनेक्ट कर दिया गया है, जो हमारी प्लेटें होती हैं। ठीक है, अब क्या किया जाता है, जब इसमें बैटरी चलाई जाती है, यानी कि जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ किरणें निकलती है। ठीक है ना, इस प्रकार कुछ किरणें निकलती हैं और किधर की साइड जाती हैं, वो जाती हैं एनोड की साइड। ठीक है ना, वो हमारे एनोड की साइड जाती हैं, और यहाँ पे कुछ लगा होता है। ठीक है ना, कुछ लगा होता है जिसके कारण हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे किरणें आ रही हैं। ठीक है ना, अब जब ये किरणें एनोड की तरफ आ रही है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ रही है, सिंपल सी बात है कि ऐसा माना गया कि जब पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ रही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में प्रतिकर्षण बल पाया जाएगा, और नेगेटिव यानी कि सेम चार्ज के बीच में, तो हमारे सेम आवेश के बीच में, हमारे समान आवेश के बीच में हमारे प्रतिकर्षण बल पाया जाता है। और जिसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि जिसके अंदर विपरीत आवेश होते हैं, उसके अंदर आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है ना, तो इसी के आधार पर हम क्या ले रहे हैं कि यहाँ पे, इसी के आधार पर हम मानते हैं कि यहाँ पे एक तरफ अगर पॉजिटिव चार्ज है और इधर ही हमारे किरणें आ रही हैं, तो इसमें कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है ना, यानी कि नेगेटिव चार्ज से हमारी किरणें आ रही हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ रही है, अट्रैक्ट हो रही है, यानी कि आकर्षित हो रही है। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है कि ऐसा माना गया कि जब इसमें विद्युत प्रवाहित करवाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई जाती है, सिंपल सी बात है कि इसमें कुछ एनोड किरणें निकलती, सॉरी कैथोड किरणें निकलती है जो कि एनोड की तरफ जाती हैं। तो कैथोड किरणें एनोड की तरफ जाती हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाती है। जब वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रही है तो कैथोड कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, इसी कारण से कैथोड किरणों का यहाँ पे पता लगाया गया। ठीक है ना, इसी प्रकार से। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया गया कि कैथोड किरणों के बारे में कुछ बताया गया कि इसकी खोज किसने की थी, विलियम क्रूक्स ने की थी। ठीक है ना, विलियम क्रूक्स एंड जूलियस प्लकर ने की थी इसकी खोज। ठीक है ना, विलियम क्रूक्स और जूलियस प्लकर के द्वारा कैथोड किरणों की खोज हुई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कैथोड है और ये हमारे पास एनोड है, ये नेगेटिव चार्ज वाला है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, और इसमें कोई भी आवेश नहीं है इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, यानी कि आवेश रहित नलिका है ये। और इसके अंदर वैक्यूम करके रखा गया है, निर्वात करके रखा गया है, और इसके अंदर काफी कम दाब के अंदर 10⁻³ mmHg के ऊपर इसके अंदर काफी कम दाब के अंदर एक गैस भर दी जाती है, एक हवा भर दी जाती है। ठीक है ना,
अब जब इसके अंदर विद्युत प्रवाहित करवाई जाती है तो सिंपल सी बात है कुछ किरणें निकलती है जो कि एनोड की तरफ जाती है, तो इन किरणों को जो कि कैथोड से निकल रही थी और एनोड की तरफ जा रही थी, तो इसी कारण से इन किरणों को क्या कहा गया, कैथोड किरणें कहा गया। तो लगभग 10⁻³ mmHg पर कुछ गैसों को आवेश रहित नलिका में लेने पर, आवेश रहित नलिका यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब में लेने पर इसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है। जब इसके अंदर विद्युत प्रवाहित करवाएंगे तो क्या होगा, तो इसमें विद्युत प्रवाहित होने से अदृश्य किरणें निकलती है, यानी कि जो हमें दिखाई न दे ऐसी कुछ किरणें निकलती जो कि किस ओर जाती है। तो हमें इसे किससे पता लगाते हैं, यहाँ पे कुछ चमक उत्पन्न करने के लिए यहाँ पे कुछ आप लगा दिया जाता है, यहाँ पे कुछ आवरण लगा दिया जाता है, जिसके कारण जब इसमें कोई भी किरणें आती हैं दोनों साइड, यहाँ पे वैसे तो दोनों साइड आवरण लगाया जाता है कि कहाँ से किरणें निकल रही हैं। सिंपल सी बात है कि जब इसमें आवरण लगाया जाता है तो इससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ किरणें आ रही, तो इधर की साइड का आवरण लगाया जाता तो उसमें कोई किरणें आ ही नहीं रही थी, परंतु एनोड की साइड किरणें आ रही थी। तो सिंपल सी बात है जब वो किरणें आ रही थी तो वहाँ पे चमक उत्पन्न हो रही थी, ठीक है ना, इसी कारण से वहाँ पे उसका पता लगाया गया। तो अदृश्य किरणें निकलती हैं और इसे हम एक चमक के द्वारा देखते हैं, ठीक है ना, जो कि एनोड की ओर आती हुई प्रतीत होती है। जब वे एनोड की ओर जाती है, सिंपल सी बात है कि हमें पता चल जाता है कि उस चमक के द्वारा, ठीक है ना। तो ये है कैथोड से निकलती है, इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है, कैथोड किरणें कहा जाता है। सिंपल सी बात है, कैथोड किरणों की खोज विलियम क्रुक्स ने की थी और जूलियस प्लकर ने की थी। इसमें 10⁻³ mmHg पर कुछ गैसों को आवेश रहित यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, आवेश रहित नलिका के अंदर लिया जाता है और जब इसके अंदर विद्युत प्रवाहित की जाती है तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पे कुछ अदृश्य किरणें निकलती है जो कि कैथोड से एनोड की तरफ जाती है, और जब ये कैथोड से निकलती है तो इसी कारण से इसे क्या कहा गया, कैथोड किरणें कहा जाता है, ठीक है। तो इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे। अब हम आते हैं कि कैथोड किरण के कुछ गुणधर्म के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। जो हमारे पास कैथोड किरणें उनके कुछ गुणधर्म को भी देखेंगे, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे, ओके। तो जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि जो हमारे पास कैथोड किरणें वो सीधी जा रही थी, ठीक है ना, सीधी जा रही थी। तो सीधी जा रही थी यानी कि एक सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। और जब ये गमन कर रही है यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी पाया जाएगा, गतिज ऊर्जा पाई जाती है। तो इसके पास गतिज ऊर्जा देखने को हमें मिलती है, जब भी तो वो गति कर रही है, ठीक है ना। तो इसके अंदर गतिज ऊर्जा होती है और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, आपको यदि याद हो तो, ठीक है ना। हाफ एम बी स्क्वायर होता है, के इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर होता है, ओके। तो इसको आप फिजिक्स में देखेंगे अच्छी तरह से, ओके। तो इसके पास गतिज ऊर्जा देखने को मिलती है और विद्युत क्षेत्र में ये धनावेश रूप की ओर जाती है, इसका अर्थ है कि ये ऋणावेश होती है। अब सिंपल सी बात है कि जब इसमें विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, ठीक है ना, जब इसमें विद्युत क्षेत्र लगाया जाएगा कैथोड किरण की तरफ, तो ये हमारी कैथोड किरणें हैं, ठीक है ना। इसको मैं CR से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, कैथोड रे, ठीक है ना, कैथोड किरणें। तो ये हमारे पास कैथोड किरणें हैं और जब ये हमारे विद्युत क्षेत्र है, ऊपर की साइड पॉजिटिव चार्ज है, नीचे की साइड नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो इसमें नीचे की साइड ऋणावेशित है, ऊपर से ये पॉजिटिव चार्ज है यानी कि धनावेशित है। जब इसमें कैथोड किरणें जाएंगी विद्युत क्षेत्र में, जब कैथोड किरणें जाती हैं तो वो कैथोड किरणें कैसी होती हैं, नेगेटिव चार्ज होती हैं। तो सिंपल सी बात है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगी यानी कि धनावेश की तरफ जाती है, तो वो धनावेश की ओर मुड़ जाती है। इसी कारण से हमें पता चल जाता है कि ये कौन से चार्ज वाली होगी, कौन से आवेश वाली होगी, ऋणावेश वाली होती है। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास कैथोड किरणें होती हैं वो विद्युत क्षेत्र लगाने पर धनावेश की ओर चली जाती हैं और इससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारे पास कैथोड किरणें हैं वो ऋणावेश होती है, ऋणावेशित होती है, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र में ये धनावेश ध्रुव की ओर जाती है, इसका अर्थ है कि ये ऋणावेश होती है। यह हल्के द्रव्यमान वाले कणों को भी घुमाने की क्षमता रखते हैं। कुछ हल्के द्रव्यमान वाले कण होते हैं जिनको ये घुमाने में भी सक्षम होती है, ठीक है ना। और ये गैसों को आयनीकृत भी करती है, जैसे कि इसके अंदर कई कम दाब के अंदर कुछ गैसें ली गई थी तो उसके अंदर ये आयनीकृत कर देती है। सिंपल सी बात है, कुछ गैसें ली गई थी, जैसे कि हम बात करें, एक मान लेते हैं कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस ली गई हो, तो सिंपल सी बात है कि वो आयनीकृत कर देगी, ठीक है ना। उसमें से क्या निकाल देगी, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन प्लस आयन में कन्वर्ट कर देगी और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये आयनीकृत करने में भी सक्षम होती है, ठीक है ना। तो गैसों को भी आयनीकृत कर देती है, ओके। यह पतली धातु की शीट को भेदने की क्षमता भी रखती है, यानी कि कोई पतली धातु है, यानी कि एक कोई भी पतली धातु ले लीजिए तो उसको भी भेदने की क्षमता रखती है, कौन, कैथोड किरणें। तो कैथोड किरणें पतली धातु की जो शीट होती है, परत होती है, उससे भी निकल सकती है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे हमने इसके कुछ गुणधर्म देखे कि ये सीधी रेखा में गमन कर सकते हैं, इसके पास गमन करे तो गतिज ऊर्जा होगी। विद्युत क्षेत्र में ये धनावेश की ओर, धनावेश जो ध्रुव होता है उसकी ओर चली जाती है। इसका अर्थ क्या है कि ये ऋणावेशित होती है और हल्के द्रव्यमान वाले कणों को भी इसके अंदर घुमाने की क्षमता होती है और ये गैसों को आयनीकृत कर सकती है और पतली धातु की शीट से चली जाती है, निकल जाती है, यानी कि पतली धातु की शीट को भेदने की इसके अंदर क्षमता देखने को मिलती है। ठीक है ना। तो ये हमारे कैथोड किरणें के बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं एनोड किरणों के बारे में। ठीक है। तो इस प्रकार का शायद आपको यहाँ पे जो हमारे पास डायग्राम है वो सही नहीं दिख रहा होगा, तो इसको हम अच्छी तरह से समझा देंगे जिससे आपको कोई टेंशन नहीं हो। ठीक है ना। तो वही हमारे पास एक आवेश रहित नलिका ली गई, डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया, परंतु अब की बार यहाँ पे प्लेटें ली गई उसी प्रकार, और इसके अंदर भी कम दाब के अंदर यानी कि 10⁻³ mmHg के ऊपर एक गैस को लिया गया और यहाँ पे निर्वात करके रखा गया इस आवेश रहित नलिका को। ठीक है ना। और इसके अंदर एक बैटरी से जोड़ दिया गया इसे। ठीक है ना। प्लेटों को एक बैटरी से जोड़ दिया गया। परंतु अब यहाँ पे कैथोड किरणें, जो हमारे पास कैथोड किरणें होती थी वो कहाँ से निकलती थी? कैथोड से निकलती थी। ठीक है ना। परंतु अब यहाँ पे हमारे क्या है, एनोड किरणें निकल रही है, जो कि कहाँ से निकलेंगी? एनोड से निकलेंगी। यानी कि इसका जो हमारे पास कैथोड किरणें था उसका बिल्कुल उल्टा पाया जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे वही चीज है वैसे तो कि इसमें लो प्रेशर में एयर लिया जा रहा है, यानी कि कम दाब के अंदर गैसें ली जा रही हैं, और डिस्चार्ज ट्यूब है यानी कि आवेश रहित नलिका, एनोड की प्लेट है, कैथोड की प्लेट है। परंतु जो कैथोड की प्लेट ली गई है वो परफोरेटेड ली गई है, यानी कि इसके अंदर छिद्र पाए जाते हैं। एनोड किरणों के अंदर जो कैथोड के प्लेट को ली जाता है वो कैसा होता है? छिद्र वाला होता है। यानी कि यदि हम देखें तो इस प्रकार का हमारे प्लेट होगा तो इसके अंदर कई सारे छेद मौजूद होते हैं जिसके द्वारा वो एनोड किरणें होती है वो निकल जाती है। ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, इसके कैथोड प्लेट के अंदर कई सारे छिद्र देखने को मिलते हैं इसमें। ठीक है। तो इसमें परफोरेटेड कैथोड लिया जाता है, यानी कि छिद्र युक्त कैथोड लिया जाता है, कैथोड की प्लेट ली जाती है। अब जब इसके अंदर विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इसमें से कुछ एनोड किरणें निकलती है और वो किसकी ओर जाती हुई प्रतीत होती है? कैथोड की ओर। यहाँ पे चमक से हमें पता चल जाता है। तो सिंपल सी बात है, जब ये कैथोड की ओर जाती है और एनोड से निकलती है तो सिंपल सी बात है कौन सी किरण कहलाएगी? है एनोड किरण कहलाती है। ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें विद्युत प्रवाहित करने पर ये एनोड से कुछ रे निकलती, कुछ किरणें निकलती जो कि कैथोड की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। इसी कारण से, क्योंकि ये एनोड से निकल रही थी, इसी कारण से इसे एनोड किरणें कहा जाता है। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनोड किरण के बारे में बताया गया है कि यह धनावेशित होती है, जैसे कि हमने कैथोड किरण में देखा था कि वो कैसी होती है? ऋणावेशित होती है। और उसकी खोज किसने की थी? उसकी खोज हमारे जूलियस प्लकर और विलियम क्रुक्स ने की थी। ठीक है ना। परंतु यदि हम बात करें एनोड किरणें की, तो एनोड किरणों की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। यूजीन गोल्डस्टीन ने एनोड किरणों की खोज की थी। ठीक है। तो ये धनावेशित होती है और इन्हें कैनाल किरण भी कहा जाता है। ठीक है। जो हमारे पास एनोड किरण होती है उसे क्या भी कहा जाता है? कैनाल किरणें भी कहा जाता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है। तो इन्हें कैनाल किरणें भी कहा जाता है और इसकी खोज यूजीन गोल्डस्टीन ने की थी। ओके। अब इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास कैथोड लिया गया है वो परफोरेटेड है, इसके अंदर कई सारे छिद्र देखने को मिल रहे हैं, और ये हमारे पास एनोड है। ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ एनोड से किरणें निकलती है और ये किरणें कैथोड की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि यहाँ पे पीछे की साइड कुछ लेयर लगा दी जाती है, कुछ आवरण लगा दिया जाता है जिसके द्वारा वहाँ पे चमक उत्पन्न होती है। इससे हमें पता चल जाता है कि एनोड से कुछ किरणें निकल रही हैं जो कि कैथोड की ओर जा रही हैं और एनोड से निकल रही है, इसी कारण से इसे एनोड किरणें कहा जाता है। और इसके अंदर जो विद्युत प्रवाहित की जाती है वो 10,000 वोल्ट पर की जाती है, 10,000 वोल्ट पर की जाती है। एनोड किरणों में भी और कैथोड किरणों में भी 10,000 वोल्ट पर ही विद्युत प्रवाहित की जा रही थी। ठीक है ना। कैथोड किरण में भी 10,000 यानी कि 10,000 वोल्ट पर विद्युत प्रवाहित की जा रही थी और एनोड किरणों में भी 10,000 वोल्ट पर विद्युत प्रवाहित की जाती है। और जब ये विद्युत प्रवाहित की जाती है तो एनोड से कुछ किरणें निकलती हैं जो कि कैथोड की ओर जाती हुई प्रतीत होती है और एनोड से निकल रही, इसी कारण से इसे एनोड किरणें कहा जाता है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लगभग 10⁻³ mmHg पर कुछ गैसों को आवेश रहित नलिका में लिया जाता है। सिंपल सी बात है कि हमने कम दाब के अंदर कुछ गैसों को आवेश रहित नलिका यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब में ले लिया। अब इसमें छिद्र युक्त कैथोड का उपयोग किया जाता है, यानी कि जिसके अंदर छिद्र पाए जाए ऐसे कैथोड का उपयोग किया जाता है। और इसमें विद्युत प्रवाहित करने पर, जब इसके अंदर विद्युत प्रवाहित की जाती है आवेश रहित नलिका के अंदर, तो इसमें क्या होता है कि कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो कि एनोड से कैथोड की ओर जाती हैं
और इसी कारण से क्योंकि ये एनोड से निकल रही है तो इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है, एनोड किरणें कहा जाता है। अब इसके कुछ गुणधर्म भी दिए गए हैं, ठीक है ना। तो गुणधर्म आप देख सकते हैं कि क्या दिए गए हैं कि सीधी रेखा में गमन करती है, ये भी सीधी रेखा में ही जा रही थी, ठीक है ना, ये भी सीधी रेखा में गमन करती है। अब ये गमन कर रही है तो इसके अंदर भी कुछ गतिज ऊर्जा देखने को मिलेगी, जब तो ये गमन कर रही है एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो सिंपल सी बात है इसके अंदर भी गतिज ऊर्जा देखने को मिलती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि कैथोड किरण के अंदर तो हमारे क्या होता था कि विद्युत क्षेत्र लगाने पर वो धनावेश की ओर चली जाती थी, परंतु इसके अंदर विद्युत क्षेत्र लगाने पर ये एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो ये ऋणावेश की ओर चली जाती है, ठीक है ना, ऋणावेश की ओर झुक जाती है, मुड़ जाती है। इसी कारण से हमें क्या पता चलता है कि विद्युत क्षेत्र लगाने पर जब ये ऋणावेश की ओर मुड़ जाती है तो सिंपल सी बात है ये कैसी होगी, धनावेशित होगी, ठीक है ना, धनावेशित होगी। तो एनोड किरणें कैसी होती है, धनावेशित होती है, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र लगाने पर ऋणावेशित ध्रुव की ओर ये चली जाती है, इससे हमें पता चल जाता है कि ये धनावेशित होती है एनोड किरणें, ठीक है ना। और कैथोड किरणें धनावेश की ओर चली जाती थी, इसी कारण से जो कैथोड किरणें हैं वो हमें ऋणावेशित प्रतीत होती थी, परंतु एनोड किरणें धनावेश की ओर जाती हैं, इसी कारण से इसमें हमें पता चलता है कि कैसा चार्ज है, कैसा आवेश है, धनावेश है, ठीक है ना। तो यह गैसों को आयनीकृत कर सकती है, यह भी गैसों को आयनीकृत कर सकती है, ठीक है ना। यानी कि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन को यह H+ और साथ में 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकाल सकती है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, इस प्रकार ये आयनीकृत भी गैसों को कर सकती है, तो इसमें भी आयनीकरण करने की क्षमता देखने को मिलती है। और यह भी जो पतली धातु होती है उसको भी भेदने की क्षमता इसके अंदर देखने को भी मिलती है, तो ये भी पतली धातु को आसानी से भेद सकती है, परंतु इसकी जो क्षमता देखने को मिलती है वो कैथोड किरणों से कम देखने को मिलती है, ठीक है ना। कैथोड किरणों के अंदर Cr लिख देता हूँ कैथोड किरण, और एनोड किरण Ar से प्रदर्शित कर रहा हूँ, ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि कैथोड किरण के अंदर ज़्यादा पावरफुल होते हैं ये, ठीक है ना, यानी कि आसानी से ये भेद सकते हैं क्योंकि ये छोटे से कण होते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, ऋणावेशित है इसलिए इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, सिंपल सी बात है छोटे से कण है। परंतु एनोड किरण की बात करें तो ये कम पावरफुल होते हैं, लेस पावरफुल होते हैं, कम पावरफुल होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यदि हम देखें तो इसमें पॉजिटिव चार्ज पाया जा रहा है यानी कि धनावेशित है, तो इसके अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना, बड़े होते हैं, इसी कारण से इसके अंदर जो पावर पाई जाती है वो कम पाई जाती है, ठीक है ना। पावर जो पाई जाती है वो कम पाई जाती है। आप एक बॉल को मारेंगे, ठीक है ना, तो बॉल को जब आप मारते हैं तो वहाँ पे सिंपल सी बात है कोई भी दीवार पे जब आप बॉल को मारते हैं तो वो आपकी तरफ ही लौट के आती है, परंतु आप जब मोबाइल चलाते हैं तो उसमें जो नेटवर्क जाता है उसमें भी किरणें मौजूद होती हैं, तो वो जो नेटवर्क जाता है सिंपल सी बात है, या फिर आप बोलते हैं तो वो किसी दीवार के आर पार निकल सकती है, ठीक है ना, किसी भी दीवार के आर पार निकल सकती है। तो सिंपल सी बात है जो छोटा होता है वो आर पार अच्छी तरह से निकल जाता है, भेदने की क्षमता उसके अंदर अधिक देखने को मिलती है, और जो कम छोटा होता है यानी कि बड़ा होता है, ठीक है ना, तो जो बड़ा होता है वो आसानी से भेद नहीं सकता, तो इसके अंदर कम पावर देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो ये हमारे एनोड किरण और कैथोड किरणों के ऊपर कुछ चर्चा हो गई है। अब आप देख सकते हैं उप परमाणविक या मूलभूत कण के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो जो हमारे पास उप परमाणविक या फिर मूलभूत कण होते हैं उसको हमने दो भागों में बांटा है, ठीक है ना। एक तो होता है स्थायी मूलभूत कण और एक होता है हमारे पास अस्थायी मूलभूत कण। स्थायी मूलभूत कण को यानी कि जो स्थायी हो, ऐसे मूलभूत कण जो स्थायी हो, ठीक है ना, तो उसके अंदर कौन कौन आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन और न्यूट्रिनो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास स्थायी मूलभूत कण के अंदर आ जाते हैं। अस्थायी मूलभूत कण की बात करें तो इसमें मीसोन आते हैं, ठीक है ना, मीसोन आते हैं। अब यदि हम बात करें, अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रिनो और मीसोन की बात कर ली है, परंतु अभी तक हमने न्यूट्रॉन नहीं देखा है, ठीक है ना, न्यूट्रॉन नहीं देखा है। तो न्यूट्रॉन किसके अंदर आता है, तो यदि हम केवल न्यूट्रॉन की बात करें तो वो स्थायी के अंदर आता है, ठीक है ना, स्थायी मूलभूत कण के अंदर आता है। परंतु जब आप न्यूट्रॉन को यानी कि मुक्त कर दें, ठीक है ना, न्यूट्रॉन को मुक्त कर दें यानी कि नाभिक से निकाल दें, नाभिक से अलग कर दें न्यूट्रॉन को, तो सिंपल सी बात है कि वो किसके अंदर चले जाता है, फिर अस्थायी के अंदर चला जाएगा। जब आप नाभिक, क्योंकि नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है, नाभिक के अंदर एक प्रोटॉन होता है और साथ में न्यूट्रॉन पाया जाता है, ठीक है ना। तो जब आप न्यूट्रॉन को नाभिक से निकाल देते हैं, मुक्त कर देते हैं, तो वो किसके अंदर चले जाता है, अस्थायी मूलभूत कण के अंदर चला जाता है। परंतु जब आप मुक्त नहीं करेंगे तो वो किसके अंदर रहेगा, स्थायी मूलभूत कण के अंदर रहता है, ठीक है ना। और जो इनका लाइफ टाइम होता है, ठीक है ना, जीवन काल होता है,
वो कितना होता है, जब आप इसे मुक्त कर देंगे न्यूट्रॉन को तो इसका जीवन काल कितना होगा, 17 मिनट तक देखने को मिलता है। ठीक है ना। नीचे तो बताया गया है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्वारा स्थायी नाभिक का निर्माण किया जाता है। न्यूट्रॉन और जब प्रोटॉन, जब आपस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलते हैं तो वहाँ पे किसका निर्माण होता है, नाभिक का निर्माण होता है। जैसे कि हमने बताया कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ये हमारा क्या हो जाएगा, नाभिक हो जाता है, क्योंकि नाभिक के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही देखने को मिलते हैं। और इसके चारों ओर अलग कक्षाओं में क्या चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। और जो न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन होता है, ठीक है ना, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, इसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है ना, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ओके, तो इतनी बात का आप ध्यान में रखेंगे कि इसे न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। ओके, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के दौरान, जब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रिनो के आदि के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के दौरान, तब तक के लिए थैंक्स, बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के दौरान, थैंक्स।